नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड का राग छेड़कर उन दलों को असहज तो कर दिया है जो खुद को सेक्युलर कहते थे या कहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मोदी की यूनिफॉर्म सिविल कोड को दी गई इस नई टर्म का जवाब कैसे देंगे। लेकिन वे पूरी तरह निश्चिंत हैं कि नरेंद्र मोदी चाहकर भी अपने पूरे कार्यकाल में कॉमन सिविल कोड को नहीं ला पाएंगे। और ऐसा लगता है कि मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से अपने कोर वोट बैंक का विश्वास जीतने के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से कही गई बात का महत्व होता है और वह मौका प्रधानमंत्री को साल में एक बार मिलता है। इसलिए उनके इस कथन की कड़ी प्रतिक्रिया भी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि न्यायपालिका नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी न्यायपालिका कई बार यह कह चुकी है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वीवाई चंद्रचूड़ ने भी 1985 में यह कहा था कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। कांग्रेस को इस बात पर मिर्ची लगी है कि मोदी ने मौजूदा व्यवस्था को सांप्रदायिक सिविल कोड कहा है। आजकल जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जो कहते हैं वही कांग्रेस और राहुल गांधी का स्टैंड होता है। तो जयराम रमेश ने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था को कॉमनल सिविल कोड कहकर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। असल में जयराम रमेश या कहिए कि कांग्रेस को यह लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम बार बार लेने से लोगों में एक विश्वास पैदा होता है। जो वह बात कहते हैं उस पर विश्वास की मोहर लगती है। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। सच्चाई यह है कि अनुच्छेद 44 जिसमें कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है उसका ड्राफ्ट खुद डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था और 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में खुद ही पेश किया था। और यह उनकी अपनी ही परिकल्पना थी। और यह परिकल्पना क्यों थी, इसकी वजह भी यह है कि जवाहरलाल नेहरू कॉमन सिविल कोड के पक्ष में नहीं थे, वे पर्सनल लॉ के पक्ष में थे। मुसलमानों के पर्सनल लॉ, हिंदुओं के पर्सनल लॉ, पारसी के पर्सनल लॉ, ईसाइयों के पर्सनल लॉ इस प्रकार हों। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो यह एक नया आइडिया लेकर के आए कि जब भविष्य में कभी वक्त आए तो कॉमन सिविल कोड लागू हो तो अनुच्छेद 44 की परिकल्पना, डॉक्टर अंबेडकर की परिकल्पना इस मजबूरी में थी। और जब उन्होंने इस अनुच्छेद को संविधान सभा के सामने पेश किया तो उसमें 2 संशोधन आए थे, दोनों मुसलमानों की तरफ से आए थे। इसमें खास तौर पर एक सज्जन थे जिनका नाम था हुसैन इमाम। उन्होंने इस अनुच्छेद में जब कॉमन सिविल कोड की जहां बात कही गई है वहां उन्होंने कहा कि इसमें एक शर्त जोड़ दी जाए। संशोधन की तरह उन्होंने पेश किया। इसमें शर्त जोड़ दी जाए। शर्त यह थी कि किसी भी समुदाय को अपने पर्सनल कानूनों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जब पर्सनल कानून रहेंगे तो फिर कॉमन सिविल कोड कैसे होगा? दूसरा संशोधन यह था कि कॉमन सिविल कोड जब भी लागू हो तब मुसलमानों की सहमति ली जाए या जिनके भी पर्सनल कानून हैं उनसे सहमति ली जाए। तो उसका भी कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब यह था कि कॉमन सिविल कोड कभी लागू नहीं होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर इससे बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इन दोनों संशोधनों को बिल्कुल बेकार करके कह के ठुकरा दिया। और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं ठुकराया था, संविधान सभा में ठुकराया था। संविधान सभा ने न ठुकराया होता तो दोनों शर्तें इस अनुच्छेद में जहां कॉमन सिविल कोड का जिक्र आया है वहां लिखी होती। वो नहीं है। काश जयराम रमेश संविधान सभा की बहस पढ़ लेते। यह बयान देकर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान तो उन्होंने खुद किया है, मोदी ने नहीं किया। जहां तक हिंदुओं के पर्सनल लॉ में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का सवाल है जिसका जयराम रमेश ने जिक्र किया है, तो वह संविधान बन जाने के बाद की बात है। डॉक्टर अंबेडकर तो सांप्रदायिक आधार पर पर्सनल लॉ के पक्ष में ही नहीं थे, लेकिन नेहरू के आगे वह असहाय हो गए थे। तब यह आइडिया वो लेकर के आए।
हिंदू पर्सनल लॉ से ही तो सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई थी जो आज तक चल रही है। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं। मोदी इतने अनजान भी नहीं हैं कि उन्हें कांग्रेस और बाकी सो कॉल्ड सेक्युलर दलों के स्टैंड का पता ना हो। कॉमन सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड कह देने से उनके स्टैंड में कोई फर्क नहीं आने वाला। उनका स्टैंड वही होगा जो उनका मुस्लिम वोट बैंक कहेगा। उनमें से जो अभी ये बना हुआ है इंडी अलायंस, सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर दलों का जो अलायंस बना हुआ है, उनमें उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल का स्टैंड अलग हो सकता है। होगा ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नेता कॉमन सिविल कोड का समर्थन कर चुके हैं। पास्ट में इन दोनों ने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया है। वक्त के साथ उनका स्टैंड क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब वे इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, तो अब उनका स्टैंड तो बदल गया है। विपक्षी एकता के नाम पर ये दोनों ही नेता अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे सकते हैं। केजरीवाल तो जिन सिद्धांतों को लेकर के राजनीति में आए थे उन सबको तिलांजलि दे ही चुके हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर उद्धव ठाकरे के सांसदों ने भी विपक्ष के साथ वॉकआउट किया था, लेकिन अगर बाल साहब ठाकरे होते तो वक्फ बोर्ड के बिल पर शिवसेना के सांसद वॉकआउट नहीं कर सकते थे, सरकार के साथ खड़े होते। इसलिए मोदी यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता या शरद पवार की पार्टी के किसी सांसद से इस मुद्दे पर समर्थन पा सकते हैं। लगता है मोदी ने अपने सहयोगियों को टेस्ट करने के लिए तालाब में कंकड़ फेंका है। जेडीयू, जेडीएस, टीडीपी और लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा में 35 सांसद हैं और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। किसी भी बिल को दोनों सदनों में पास करवाने के लिए इनका समर्थन मायने रखता है। इनके बिना दोनों ही सदनों में मोदी का बहुमत नहीं है। अगर ये चारों दल कॉमन सिविल कोड का समर्थन नहीं करेंगे तो मोदी की सरकार 2014 और 2019 वाले तेवर नहीं दिखा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि कॉमन सिविल कोड नहीं आ सकता। मोदी सरकार को 1998 के दौर में लौटना होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूर सरकार थी और भाजपा को अपने तीनों मुद्दे छोड़ने पड़े थे। चारों दलों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस साल एनडीए में शामिल होते वक्त जब चंद्रबाबू नायडू से यह सवाल पूछा गया था कॉमन सिविल कोड पर, तो उन्होंने कहा था कि वे मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, लेकिन वह चुनाव का वक्त था, उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए थे, इसलिए वे उस समय कॉमन सिविल कोड का समर्थन नहीं कर सकते थे। अब स्टैंड यह है कि जब कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने आएगा तब देखकर बताएंगे। यही स्टैंड जेडीयू, जेडीएस और लोक जनशक्ति पार्टी का भी है। वैसे 2017 में नीतीश कुमार ने विधि आयोग के सामने कहा था कि वह कॉमन सिविल कोड के पक्ष में हैं, लेकिन उसे आम सहमति से लाया जाना चाहिए। और अब जब पूछा गया तो केसी त्यागी ने उसी स्टैंड को दोहराया है कि सिद्धांततः जेडीयू कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है, लेकिन बिल देखने के बाद ही स्टैंड बताएगी। मोदी सरकार की इच्छा के खिलाफ बात यह गई थी कि 2017 के बाद 2018 में शायद 21वें विधि आयोग ने कॉमन सिविल कोड के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। मोदी सरकार अब 22वें विधि आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रही है। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बात छेड़ी है, तो इसका मतलब यह है कि विधि आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है और इस बार रिपोर्ट कॉमन सिविल कोड के पक्ष में होगी, जिस पर अगले 2-1 साल चर्चाओं का दौर चलेगा। इन चर्चाओं में जेडीयू, जेडीएस, टीडीपी और एलजेपी का स्टैंड बहुत मायने रखेगा। फिलहाल न कॉमन सिविल कोड का बिल आने वाला है, न सरकार को कोई खतरा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।